हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप नए होंगे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने मित्रों को भी भेजना वीडियो अच्छा लगा तो। और एमपीएससी सेट नेट के प्रति आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल करना। इसके पहले 7 अप्रैल 2024 में जो पेपर हुआ था सेट का, उसके बारे में मैंने एक वीडियो इसके पहले बनाया है, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिएगा। दूसरी बात, 15 जून 2025 में जो सेट एग्जाम हुई थी उसका भी मैंने पूरे 10 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है रिव्यू पेपर के रूप में, आप उसको देख सकते हैं। ये दूसरा वीडियो जो 11 से लेकर 20 प्रश्नों को लेकर रहेगा, इसके बारे में तो आपको सबको जानकारी है। आशा करता हूं कि आप पढ़ाई में लगन के साथ आगे बढ़ते होंगे। सेट नेट एमपीएससी के सभी छात्रों के लिए ये बहुत बड़ा सुअवसर है। अभी अभी गवर्नमेंट जो है, हो सकता है एमपीएससी के थ्रू सेटनेट और पीएचडी करने वाले के लिए ये बहुत बड़ी संधि होगी, सुवर्ण अवसर होगा कि 5,500 जगह जो है विश्वविद्यालय के तौर पर और महाविद्यालय के तौर पर जो है वह एमपीएससी के थ्रू भर सकते हैं। अधिक संभावना है। देखिएगा, मैं वास्तविकता बताऊं तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, महाविद्यालय विश्वविद्यालय कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़कर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है वास्तविकता फिलहाल पैसे देकर ही जॉब मिल रहा है। लेकिन आपके पास जो है आपके पास जो है अच्छी क्वालिटी रहेगी, आपने बहुत ज्ञान अर्जित किया है तो जरूर आपको जॉब मिलेगा। इसके लिए आप ये अभी जो ज्ञान ले रहे हो ये सीमित नहीं है। आगे भी इसका आप उपयोग जिंदगी भर, जब तक आप जीवित है इस धरती पर तब तक आप करोगे। ये नया नहीं है, आपको ज्ञान धीरे 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 लेना है। एक ही बार पूरा ज्ञान हासिल करके ज्ञान अपूरा माना जा सकता है, वो पूरा ठीक से नहीं होता है। इसीलिए सोचिए मत, आगे बढ़िएगा। प्रश्न 11वां, द्विवेदी जी की युग युगांतरकारी भूमिका यह है कि उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से अपने समस्याओं का निवारण गहराई से किया। यह कथन जो है किसका है? रामविलास शर्मा का है। ऑप्शन क्रमांक सी सही है। कैसे? स्पष्टीकरण, यह कथन प्रसिद्ध जनवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। उन्होंने उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक और वैचारिक योगदान के संदर्भ में कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में ई में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला और हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का सूत्रपात किया। रामविलास शर्मा का मूल्यांकन, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने द्विवेदी जी को केवल भाषा सुधार या व्याकरण के नियम के रूप में नहीं देखा। शर्मा जी ने उन पर मार्क्सवादी जनवादी से विचार करते हुए भी यह माना कि द्विवेदी जी ने अपने लेखन और संपादन के माध्यम से साहित्यिक जीवन से जोड़ा। उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से साहित्य, इतिहास और तत्कालीन सामाजिक समस्याओं पर विचार किया। वैज्ञानिक ढंग से शर्मा जी का तात्पर्य है कि तर्कसंगत, तथ्य आधारित और प्रगतिशील दृष्टिकोण। उनकी यह भूमिका उस समय के रूढ़िवाद और काल्पनिक आदर्श को तोड़कर साहित्य को यथार्थ और तर्क की ओर ले जाती है, जो वास्तव में एक युगांतरकारी, युग बदलने वाली भूमिका थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिवादी और जनवादी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने हिंदी के हर बड़े साहित्यकार जैसे तुलसीदास, रे प्रेमचंद, निराला का मूल्यांकन इसी वैज्ञानिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण से किया। देखो, इतना बड़ा विश्लेषण मैं जहां तक समझ सकता हूं उतना इतना विश्लेषण आपको कहीं पेरू यानी कि जो पूर्व मूल्यांकन के तौर पर प्रश्न के उत्तरों के साथ स्पष्टीकरण तौर पर जो है स्पष्टीकरण यहाँ पर इतना दिया है उतना कहीं पर नहीं मिलेगा। हम हमारे क्लास के अंतर्गत जो हिंदी मार्गदर्शन कोर्स के तौर पर विशेष रूप से सेट नेट और एमपीसी के लिए तो सिर्फ 4,000 फीस रखी है। कितनी? 4,000। आपको नौकरी मिलेगी कितने में मिलेगी?
सिर्फ 4,000 में, और सेट नेट छात्रों के लिए 2,000 रुपये, 1,999 ना। आप सोचिएगा, मामूली पैसे हैं, लेकिन आपको ज्ञान वो पैसे कितना दे रहे हैं। छोटे से ग्रेड 1 2 के बच्चों को किसी स्कूल में डालने के लिए 1.5 2 लाख रुपए फीस है। हम तो आपको नौकरी का सुअवसर दे रहे हैं ज्ञान के द्वारा। किसी भी आप इंटरव्यू में जाओगे, साक्षात्कार में जाओगे, तो पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि सिर्फ आप परीक्षा के तौर पर ही नहीं पढ़ रहे हैं। आप जो है मूलतः, है ना, ये पर वर्ष छात्रों को भी आगे चलकर ज्ञान देने वाले हों। इसलिए आपको हमारे कोर्स के अंतर्गत हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जुड़ने के बाद, इस नंबर पर कॉल करने के बाद, कोर्स में आपको सभी नोट्स के पीडीएफ दिए जाएंगे। हर दिन लाइव लेक्चर लिया जाएगा। 10 यानी कि 11 एमपीसी में, एमपीसी का कोई छात्र हो तो 11 इकाइयों के टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, यानी कि 1,1100 प्रश्न आप उससे टेस्ट सीरीज में छोड़ सकते हैं ऑनलाइन। और एमपीसी के लिए तो निगेटिव का पेपर होगा, इसलिए बहुत बहुत ध्यान से हमें पेपर छोड़ना पड़ेगा। उन सबका स्वरूप जो है हमारे इस क्लास में आपको अवेलेबल होगा। प्रश्न 12, इनमें से कौन सा उत्तर आधुनिकवाद विचारधारा नहीं है ना। मरला में जो है यह विचारधारा आधुनिक विचारधारा की नहीं है। पाश्चात्य चिंतन में उत्तर आधुनिकवाद में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुई एक विचारधारा है, जबकि मरला इससे पहले के युग के कवि हैं। मरलामेम का संबंध जो है प्रगतिवाद का नामक साहित्य आंदोलन से है, जिसका उदय 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ। वे एक फ्रांसीसी कवि हैं, है ना। मरलामेम की कविताएं शुद्ध काव्य और ध्वन्यात्मकता पर जोर देती हैं, जहां भाषा के अर्थ को छोड़कर संगत और प्रतीक प्रमुख रूप से आ जाते हैं, उन्हें अवसर देता है। आधुनिकतावादी आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है, लेकिन वह उत्तर आधुनिकतावाद के विचारक नहीं है। इसलिए अन्य विकल्प उत्तर आधुनिकतावाद विचारक के हैं। और लियोतार उत्तर आधुनिकतावाद के सबसे प्रमुख विचारों में से एक है। उनकी प्रसिद्ध कृति द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ने इस शब्द को लोकप्रिय बना दिया था। उन्होंने महान आख्यानों का अंत की घोषणा की। बाद्रुया वे ये प्रमुख उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। उन्हें सिद्धांत हाइपररियलिटी, सिमुलक्रा और सिमुलेशन से संबोधित किया। यह वास्तविक और कृत्रिम के बीच का अंतर मिटा जाता है। जोनाथन कुलर प्रमुख रूप से संचारवाद और उत्तर संचारवाद के आलोचक है। उन्होंने विचार उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन को प्रभावित किया। प्रश्न क्रमांक 13, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदावी किस सम्राट के जनकवि थे। मूलतः पृथ्वीराज चौहान के वह जनकवि रहे। ऑप्शन क्रमांक डी। कैसे। पृथ्वीराज रासो यह हिंदी साहित्य के आधिकारिक वीर गाथा काल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य है। यह रचना चंद बरदाई द्वारा लिखित मानी जाती है, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार होने के साथ साथ तत्कालीन चौहान वंश के सबसे प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के तृतीय दरबारी कवि, सखा, मित्र और सामंत थे। ऐतिहासिक संबंध। इस महाकाव्य में चंद बरदाई ने अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के जीवन शौर्य, संयोगिता के साथ और उनकी गौरव गाथा का वर्णन किया है। यह माना जाता है कि चंद बरदाई युद्ध में भी पृथ्वीराज के साथ रहते थे और इसलिए उनकी रचना में तत्कालीन राजनीतिक युद्ध संबंधी घटनाओं का सजीव चित्रण मिलता है। प्रसिद्ध पंक्ति, 4 बांस 24 गज अंगुल कष्ट प्रमाण का तार सुल्लान है, मत चुके चौहान। यह पंक्ति चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के लक्ष्य भेदने के लिए कही गई थी। यह ग्रंथ हिंदी आदि काल में को समझने और पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है।
इसके पहले मैंने 15 जून 2025 की सेट पेपर को लेकर इसी प्रकार से विश्लेषण किया है। जो उत्तर है उसका बहुत अधिक स्पष्टीकरण के साथ विश्लेषण किया है। उसके 10 वीडियो मेरे YouTube चैनल पर है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। 14वां प्रश्न, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह वाक्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में प्रस्तुत किया है? विद्यापति, आमिर खुसरो, जायसी, सूरदास। उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक 1, विद्यापति के बारे में। कैसे? स्पष्टीकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, यह प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक टिप्पणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी इतिहास ग्रंथ इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास में विद्यापति की पदावली की आलोचना करती हुई कही है। पृष्ठभूमि, विद्यापति की रचनाएं विशेष रूप से पदावली राधा कृष्ण के प्रेम और श्रृंगार पर आधारित है। इन पदों में प्रेम श्रृंगार का अत्यंत मादक एवं इंद्रिय वर्णन किया हुआ है। आगे देखो, शुक्ल जी की आपत्ति, कुछ विद्वान जैसे बाबू ब्रजनंदन साय विद्यापति के पदों को जयदेव की गीत गोविंद के आधार पर भक्तिपरक और आध्यात्मिक मानते थे। राधा कृष्ण के प्रेम को आत्मा परमात्मा का प्रतीक भी मानते हैं। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल आध्यात्मिक व्याख्यान के असमर्थ थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विद्यापति मुख्य रूप से श्रृंगारिक कवि है और उनके पदों में भक्ति का आध्यात्मिकता का कोई स्थान नहीं है। उक्त कथन द्वारा शुक्ल जी का आलोचकों पर व्यंग्य किया, जो श्रृंगारिक रचना को बिना किसी ठोस आधार के जबरन आध्यात्मिक अर्थ पहन रहे थे। उनका आशय था कि आजकल किसी भी श्रृंगारिक पदों को आध्यात्मिक बनाने का चलन चश्मा इतना आसान सस्ता हो गया है कि लोग कवि की मूल भावना को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। आगे देखो, 15वां प्रश्न, याद रखिएगा ये हमारे जो क्लास होंगे यह ऑनलाइन क्लास होंगे। आप अपने घर बैठे, खेत में बैठे, जो किसान के बेटे, मैं भी जानता हूँ किसान की वेदनाओं को लेकर मेरे 2-3 किताबें भी हैं। आप जो है मूल रूप से गूगल पर सर्च कर सकते हैं कृषक जीवन को लेकर। किसान का बेटा भी खेत में काम करते समय भी इस वीडियो को सुन सकता है और पढ़ाई कर सकता है। याद रखिएगा, ऐसा कोई छात्र नहीं है, ऐसा कोई विद्वान नहीं है जिसके पास जो है ऐसा कोई दोस्त या सखा नहीं है कि उसके पास जो है एंड्रॉयड मोबाइल नहीं हो। देखो, क्लास के तौर पर मान लीजिए नहीं भी है, इंटरनेट की असुविधा भी होगी, तो भी आप खेत में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इस वीडियो को सुन सकते हैं और ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। 15वां प्रश्न, रामचरितमानस के सबसे बड़े कांड का नाम क्या है? बाल कांड। ऑप्शन क्रमांक सी सही है। रामचरितमानस यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में रचित एक महाकाव्य है। यह भारतीय संस्कृति का आधार ग्रंथ माना जाता है। कांडों की संख्या रामचरितमानस में कुल 7 कांड भाग है, जिसका क्रम इस प्रकार है: बाल कांड सबसे बड़ा, अयोध्या कांड, अरण्य कांड है ना, और किष्किंधाकांड सबसे छोटा और सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराकांड। 7 कांड है। बाल कांड का विषय यह बाल कांड रामचरितमानस का पहला और सबसे बड़ा कांड माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से शिव पार्वती संवाद, संत समाज और राम कथा की महिमा का वर्णन है। इसके बाद राम का जन्म, बचपन की लीलाएं, विश्वामित्र के साथ वन गमन, ताड़का वध, अहल्या उद्धार, जानपुर यात्रा, शिव धनुष्य भंग और सीताराम विवाह जैसे महत्वपूर्ण घटनाएं समाहित हैं। विषय विस्तार और छंदों की संख्या की दृष्टि से यह 7 कांडों में सबसे विस्तृत कांड और अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न 16, उम्र बीत जाने से कैशोर्य और यौवन नहीं बीत जाता। ये संभावनाएं तो केवल तृप्त होकर ही मरती है, वरना और अधिक बलवती होकर आदमी को मारती रहती है। यह कथन किस उपन्यास से संबंधित है? त्यागपत्र, गोदान, आपका बंटी और परीक्षा गुरु। मेरे ख्याल से आपका बंटी किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी का उपन्यास है। मन्नू भंडारी का 1971 में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका द्वारा लिखित यह अत्यंत मार्मिक और सामाजिक उपन्यास है। यह बाल मनोविज्ञान को लेकर भी लिखा गया उपन्यास है। कथन का संदर्भ, यह उपन्यास मुख्य रूप से
तलाकशुदा माता पिता के एकमात्र बच्चे बंटी के मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और उसके जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर केंद्रित है। कथानक की व्याख्या। यह कथानक उपन्यास में शकुन बंटी की मां के संदर्भ में आता है। शकुन जो अपने पति अजय से अलग हो चुकी है, एक नए रिश्ते की तलाश में है। वह कथन शकुन की अतृप्त भावनात्मक जागरूकताओं और टूटे हुए वैवाहिक जीवन के कारण उत्पन्न आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है। वह अपने जीवन में एक पूर्णता की तृप्ति नहीं चाहती। वह मुक्ति वैवाहिक संबंधों, यौन संबंधों और भावनात्मक स्फूर्ति की आकांक्षाओं को दर्शाती है, जिसमें वह उम्र बीत जाने पर भी अपने भीतर जीवित पाती है। यह उपन्यास की नायिका की मानसिक जटिलताओं को उद्घाटित करता है। आपका बंटी हिंदी साहित्य में आधुनिक परिवार की नारी मन में द्वंद्व को चित्रित करने वाले श्रेष्ठ उपन्यासकारों में से एक माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन मानते हैं? डॉक्टर गोपाल राय। स्पष्टीकरण। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में यह पहला उपन्यास पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखा गया है। यह हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास के रूप में विवादास्पद रहा है। डॉक्टर गोपाल राय का मत है। आधुनिक शोधकर्ताओं में डॉक्टर गोपाल राय ने भाषा, विषय वस्तु और सामाजिक यथार्थ के चित्रण की दृष्टि से देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। उनका तर्क है कि उपन्यास उपदेशपरक होते हुए भी हिंदी उपन्यासों की उन प्रारंभिक विशेषताओं को पूरा करता है जो एक आधुनिक उपन्यास में वंचित थी, जैसे कि मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ चित्रण, स्त्री शिक्षा का महत्व, समर्थन और समाज सुधार की भावना। अन्य विकल्प तुलना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लाला श्री निवास दास के परीक्षा गुरु 1882 प्रथम उपन्यास मानते हैं। आधुनिक विद्वान आजकल गोपाल राय के मत से सहमत होते हुए देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास मानते हैं। इस उपन्यास में मेरठ में अग्रवाल परिवार की दो बहनों देवरानी और जेठानी के माध्यम से तत्कालीन समाज की समस्याओं, रूढ़ियों और स्त्री शिक्षा के महत्व को दर्शाया है। 18वां प्रश्न। पंजाब का घोड़ेवाहा गांव इस उपन्यास में केंद्र में है। पंजाब का घोड़ेवाहा गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? धरती धन्य अपना। उपन्यास धरती धन्य अपना 1972 हिंदी के प्रसिद्ध दलित साहित्यकार जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा रचित अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास का केंद्र पंजाब का घोड़ेवाहा गांव है। विषय वस्तु। यह पंजाब में दलित समुदाय, विशेषकर चमारों जीवन पर आधारित है। उपन्यास का नायक काली, जो गांव से बाहर जाकर पढ़ लिख कर वापस आता है, गांव की जातिगत रूढ़ियां, सामंतवादी शोषण और दलितों की आर्थिक दुर्दशा को दर्शाता है। उनका सामना भी वह करता है। घोड़ेवाहा गांव उपन्यास में एक ऐसे प्रतीक के रूप में सामने आता है जो भारतीय समाज में उन हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता है जहां सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था और शोषण की जड़ें अभी भी मजबूत है और जहां दलितों की भूमि धरती पर अपना अधिकार धन नहीं मिलता है। यह उपन्यास दलित साहित्य सशक्त हस्ताक्षर है और पंजाब की दलित चेतना को स्वर देने वाला पहला उपन्यास माना जाता है। 19वां। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में विक्टोरिया की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में कौन फलीभूत हुए हैं? प्रोफेसर गज्जर। ऑप्शन क्रमांक बी। रचना। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला बोस द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी या प्रथम वैचारिक निबंध भी माना जाता है। 1904 में सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुई है। विषय वस्तु। कहानी एक व्यंग्यात्मक पात्र शैली में लिखी गई है, जिसमें लेखिका चांद चंद्रिका को संबोधित करती है। इस पात्र के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां
शोषण, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था पर तीखा प्रहार किया है। संदर्भ: कहानी में लेखिका भारत की तत्कालीन आर्थिक सामाजिक दुर्दशा का वर्णन करती है। इस क्रम में वह मुंबई स्थित रानी विक्टोरिया की संगम मरमर की मूर्ति का उल्लेख करती है, जिस पर काला दाग लग गया था। यह काला दाग प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिश शासन के दोषों और भारत की दुर्दशा को दर्शाता है। कहानी में बताया गया है कि काले दाग को हटाने में प्रोफेसर गज्जर सफल हुए थे। यह उल्लेख एक और तो भारतीय विज्ञानियों की क्षमता को दर्शाता है, तो दूसरी ओर यह भी दर्शाता है कि भारतीय लोग ब्रिटिशों द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं को दूर में करने की में समक्ष है, बशर्ते उन्हें अवसर मिले। 20वां प्रश्न, अमृतसर आ गया। देखिएगा, अमृतसर आ गया कहानी पर किसी भी तरह से हो, सेट और नेट में प्रश्न होता ही है। अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के पीछे छूटने के बाद पाठकों ने खाने की पोटली खोल दी? लाहौर, वजीराबाद, जेहलम। उत्तर होगा जेहलम। ऑप्शन क्रमांक सी, हरबंसपुरा। रचना: अमृतसर आ गया हिंदी की प्रसिद्ध कहानी भीष्म साहनी द्वारा लिखित एक अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी कहानी है। विषय वस्तु: यह कहानी भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें एक रेल यात्रा के दौरान विभिन्न समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख यात्रियों के मानवीय व्यवहार पर डर, संदेश, अमानवीय हिंसा का चित्रण किया गया है। संदर्भ: कहानी में ट्रेन लाहौर से अमृतसर की ओर जा रही है। यात्री डरे हुए हैं और सांप्रदायिक तनाव चरम पर है। पाठन एक समूह में बैठे और खाने की पोटली खोलने से पहले सावधान और तनावपूर्ण ग्रस्त रहते हैं। कहानी के अनुसार जब ट्रेन जेहलम स्टेशन से आगे निकल जाती है, तब पाठकों को लगता है कि वे अब सुरक्षित क्षेत्र में आ रहे हैं और हिंसा का खतरा कम हो गया है। इस सुरक्षा के अभाव के बाद वे निश्चित होकर अपने खाने की पोटली खोलते हैं। यह छोटी सी घटना विभाजन के समय लोगों के बीच व्याप्त अविश्वास, भूख जैसे सामान्य मानवीय आवश्यकता पर भी सांप्रदायिक हिंसा के साये को दर्शाया है। आशा करता हूं ये पूरे 20 प्रश्न जो है, 10 से 20 प्रश्न, यानी कि 11 से 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगला वीडियो तुरंत आपके सामने आएगा कल। हर दिन प्रतिदिन 10 MCQ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। आपके मन में कोई डाउट हो, आपको कुछ लगता हो कि इन प्रश्नों को और इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है, तो आप मुझे इस नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट हो, अच्छा हो या बुरा हो, और कमेंट्स में भी बताइएगा कि इसका विश्लेषण कैसा रहा, अच्छा या बुरा। बहुत बहुत आभार।